हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, 2023 ईयर शुरू हो चुका है और आशा करता हूं आपका नया साल अच्छा चल रहा है। लेकिन मार्केट के लिए नया साल कुछ अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा है और अभी पहले हफ्ते ही मार्केट में हमें गिरावट होती हुई दिखी है। निफ्टी ने करीब 340 पॉइंट्स लूज कर दिया है साल के पहले हफ्ते में। और अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो नवंबर एंड तक जो है मार्केट्स जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और फ्रेश ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहे थे। लेकिन उसके बाद वहाँ से नवंबर एंड से लेकर अभी तक निफ्टी में हमें करीब 1000 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला है और उसकी बड़ी वजह है एफआईआई की सेलिंग। तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 2022 जो है इन्वेस्टर्स के लिए कैसा रहा, कहां कहां पैसा बना और कहां कहां पैसा डूबा, इसकी एक छोटी सी समरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो अगर हम निफ्टी का परफॉर्मेंस देखें तो निफ्टी लगभग फ्लैट रहा पिछले एक साल में। बैंक निफ्टी जो है निफ्टी के अगेंस्ट थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, करीब 12% का हमें वहां पर गेन देखने को मिला। लेकिन जो बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स था वो कौन सा था? वो था पीएसयू इंडेक्स। मैंने पिछले कई वीडियोस में इसके बारे में बात किया है। तो वहां पर हमें अच्छा खासा गेन होता हुआ दिखाई दिया, करीब 60% का गेन हमें ईयर ऑन ईयर देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप देखिए तो मेटल्स ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, साथ ही एफएमसीजी ने भी अच्छा परफॉर्म किया और निफ्टी को आउट परफॉर्म किया। लेकिन अगर वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों आप जानते हैं जो वर्स्ट परफॉर्मर इंडेक्स रहा वो था आईटी का, और आईटी ने पिछले एक साल में करीब 26% का फॉल हमें आईटी इंडेक्स में देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप देखिए तो फार्मा ने भी कुछ खास नहीं किया, 9% का लॉस वहां पर हमें देखने को मिला। साथ ही रियल्टी और मीडिया इंडेक्स ने भी काफी बुरा परफॉर्म किया। तो रियल्टी में करीब 12% का लॉस हमें देखने को मिला और मीडिया में करीब 14% का लॉस हमें देखने को मिला। वहीं अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें दोस्तों, आप में से काफी लोग म्यूचुअल फंड्स में आपने पैसा लगाया होगा पिछले साल। तो ज्यादातर जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें हमें लॉसेस देखने को मिले। 70 to 80% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ने एक साल में जो है मार्केट्स को अंडर परफॉर्म किया। तो वो एक तरीके से उनके रिटर्न्स फ्लैट रहे या थोड़े नेगेटिव रहे। बेंचमार्क इंडाइसेस को उन्होंने अंडर परफॉर्म किया और उसकी बड़ी वजह क्या थी कि ज़्यादातर जो लार्ज कैप इंडेक्स थे वही जो है 8-10 स्टॉक्स में उनका मेजर इन्वेस्टमेंट होता है। वही एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फीड, टीसीएस, एसबीआई। और जब बड़े बड़े स्टॉक्स और ये इंडेक्स अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स में भी प्रॉफिट नहीं आएगा। जो हैंडफुल ऑफ म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया वो कौन से थे? वो म्यूचुअल फंड्स थे जिन्होंने अडानी के स्टॉक्स में या फिर जो है पीएसयू के स्टॉक्स में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था और एक तरीके से वहां पर ज़्यादा रिस्क लिया था, उसका उनको रिवॉर्ड मिला। और हमारा बुल ट्रैक पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है? तो बुल ट्रैक पोर्टफोलियो फिलहाल अभी 11% का रिटर्न दे रहा है और दिसंबर में भी उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, करीब 17 to 80% का रिटर्न वो शो कर रहा था और जो है अभी भी वो इंडाइसेस को आउट परफॉर्म कर रहा है। वहीं अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने कैसा परफॉर्म किया? तो दोस्तों गोल्ड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, पिछले एक साल में करीब 16% का रिटर्न दिया है। दोस्तों मैंने पिछले 1.5-2 सालों में कम से कम 3 वीडियोस बनाकर आपके साथ शेयर किया था और आपके साथ ये कहा था कि गोल्ड में आप कम से कम 10 से 15% का पैसा रखिए, क्योंकि गोल्ड जो है आने वाले टाइम पर अच्छा परफॉर्म करेगा और लगभग वैसा ही होता हुआ हमें दिख रहा है। उसकी रफ्तार थोड़ी सी स्लो ज़रूर थी लेकिन इक्विटी के मुकाबले उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और सबसे बड़ी बात आपके कैपिटल को बचा के रखा और ऑन टॉप ऑफ दैट आपको जो है रीजनेबली डिसेंट गेन्स भी दिखाए। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम में भी गोल्ड जो है अच्छा करेगा, क्योंकि जब जब मार्केट्स में और वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड अच्छा करता है। तो क्लियरली जो है इक्विटी एसेट क्लासेस ने इंडियन मार्केट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से परफॉर्म नहीं किया और इसकी जो सबसे बड़ी वजह रही एफआईआई की सेलिंग। दोस्तों मैं लगातार आपको वीडियोस में शेयर करता हूं कि आप चाहे कितना भी जोर लगा लो, होगा मार्केट में वही जो एफआईआई चाहेंगे और एफआईआई को रोकना बहुत मुश्किल है। तो अगर हम डेटा देखें तो 2022 में एफआईआईज ने करीब 2.78 लाख करोड़ की सेलिंग की और लगभग इतना ही
2.75 लाख करोड़ की जो है म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग की। लेकिन अगर आप डेटा देखिए, जिन जिन महीनों में एफआईआईज जो हैं हेवी सेलर्स रहे, उन महीनों में मार्केट गिरा, और जिन महीनों में एफआईआईज जो है बायर रहे, उन महीनों में मार्केट्स ऊपर गया। तो अगर आप दोनों का अमाउंट देखें एफआईआई और डीआई का, तो उनका जो बाइंग और सेलिंग को कंपेयर करें तो वो लगभग बराबर है। लेकिन इतना पैसा पंप करने के बाद भी डीआईआईज जो हैं मार्केट को चढ़ा नहीं सके। मार्केट में वही हुआ जो एफआईआईज ने किया। और अगर आप पिछले कुछ दिनों का डेटा ट्रैक कर रहे हैं, मैं अपने वीडियोस में शेयर कर रहा हूं, तो म्यूचुअल फंड्स और डीआईआईज का जो इंडियन मार्केट में पावर है वो भी कम होता जा रहा है। क्योंकि देखिए, जो डीआईआईज और म्यूचुअल फंड के पास जो पैसा आता है मोस्टली आपके थ्रू ही आता है, और आपका जो इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है मार्केट में वो कम हो रहा है। लोग अब कम पैसा लगा रहे हैं, और इससे रिलेटेड थोड़ा डेटा भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से काफ़ी लोग जो हैं सिप्स बंद कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड से पैसा लगा रहे हैं। तो जब आप म्यूचुअल फंड को पैसा नहीं देंगे तो उनका पावर भी कम होगा, और एक तरीके से इसका जो नुकसान है इंडियन इन्वेस्टर को पड़ेगा। तो इस नए साल में डीआईआईज और एफआईआईज की जो ये फाइट है, ये टसल है, ये मार्केट्स को कहाँ ले जाएगा, ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन पिछले 10 दिनों से अगर आप देखिए तो एफआईआईज जो है लगातार सेलिंग कर रहे हैं, और उन्होंने सेलिंग का पेस क्यों बढ़ाया है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अगर आप डेटा देखिए तो जनवरी 2 को उन्होंने करीब 200 करोड़ की सेलिंग की, जनवरी 3 को उन्होंने करीब 600 करोड़ की सेलिंग की, जनवरी 4 को उन्होंने करीब जो है 2600 करोड़ की सेलिंग की, और जनवरी 5 को उन्होंने करीब 1400 करोड़ की सेलिंग की, और जनवरी 6 को उन्होंने करीब 2600 करोड़ की सेलिंग की। तो साल के पहले हफ्ते, पहले 5 दिन में उन्होंने करीब 7800 करोड़ की सेलिंग कर डाली है। तो नवंबर में हमने देखा कि मार्केट जो है फ्रेश न्यू हाइज को टच किया था, और नवंबर के महीने में ही एफआईआईज ने काफ़ी ज़्यादा बाइंग की थी। करीब उन्होंने 22,500 करोड़ की जो है नेट बाइंग की थी, और उसके बाद दिसंबर आते आते वो सेलिंग पे आ गए, और उन्होंने दिसंबर में करीब 1400 करोड़ की जो है नेट सेलिंग की, और उसके बाद जनवरी में भी वो नेट सेलर अब तक बने हुए हैं, करीब 7,800 करोड़ की वो सेलिंग उन्होंने कर दी है। तो अगर आप मंथली डेटा देखेंगे एफआईआईज का, तो बीच बीच में वो बाइंग भी करते हैं, और अच्छी खासी बाइंग करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, अगर हमें उनकी स्ट्रैटेजी हम सही समझ रहे हैं, तो बेसिकली वो सेक्टर रोटेशन होता है। तो उनका फंडा ये होता है कि जो सेक्टर चढ़ चुका है वहाँ पर प्रॉफिट बुक करो और अपना पैसे को निकालो, और उसके बाद जो सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है उस पर पैसा डालो, उसको फिर चढ़ाओ और फिर एग्जिट करो। और ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर जो हैं इसका उल्टा करते हैं। जब उन्हें दिखता है कि कोई सेक्टर, कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, तब उनको उसमें इंटरेस्ट आता है, तब वो पैसा लगाते हैं, और उसी रिटेल की बाइंग का इस्तेमाल करके जो है एफआईआईज एग्जिट करते हैं। यही उनकी जो है जो कॉमनली यूज स्ट्रेटजी होती है। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग ये कहते हैं और मानते हैं कि इंडियन मार्केट्स जो है बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स हैं, और हमारे मार्केट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और अगर आप डेटा को देखेंगे तो शायद ऐसा होता हुआ आपको दिखेगा, और मैं आपको एक डेटा दिखाऊंगा जिसमें हमें इस पिक्चर थोड़ी चेंज होती हुई भी दिख रही है। लेकिन अगर आप देखिए तो इंडियन मार्केट्स के अगर आप जो टॉप 500 स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखें तो वहाँ पर क्या होता हुआ हमें दिख रहा है। अगर आप सितंबर 2021 की बात करें, जब मार्केट ने जो है उस टाइम का फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया था, उस वक्त जो है अगर टॉप 500 स्टॉक्स का डेटा देखें तो उसमें से जो है 97% स्टॉक्स जो है चढ़ रहे थे। वो उस वक्त 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड हो रहे थे। लेकिन अब जो पिछले महीने हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिला है, पिक्चर बदल गई है। अब उतने सारे स्टॉक्स जो है 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर नहीं चल रहे हैं। लगभग जो है 55% स्टॉक्स, लगभग आधे स्टॉक्स ही जो है 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में उस तरीके की स्ट्रेंथ हमें नहीं दिख रही है, और यही वजह है कि मार्केट तो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, लेकिन आप में से कितने लोगों के पोर्टफोलियो प्रॉफिट में चल रहे हैं। क्योंकि जब मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, बेशक इंडेक्स ऊपर जाए, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट तो स्टॉक्स में है, इंडेक्स में नहीं है,
तो बेशक इंडेक्स ऊपर जाएगा, आपके पोर्टफोलियो जो है लॉस में रहेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है वो काफ़ी केयरफुली करना है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूं। तो जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि इंडियन मार्केट जो है बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स हैं और काफ़ी रिजिलियंट हैं, तो अब वो पिक्चर अगर आप देखिए तो वहाँ पे थोड़ा चेंज होता हुआ हमें दिख रहा है। अगर आप पिछले 5 डेज़ का और 1 मंथ का परफॉर्मेंस देखें तो वहाँ पर पिक्चर थोड़ी बदलती हुई दिख रही है। इंडियन मार्केट्स जो हैं अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और चाइनीज़ मार्केट्स और यहाँ तक कि यूरोप के मार्केट्स भी इंडियन मार्केट से अच्छा कर रहे हैं। हालांकि ये एक छोटा विंडो है, हमने करीब 1 महीने तक का डेटा लिया है और उसके बेसिस पे कंपैरिजन किया है, लेकिन अगर ये सस्टेन होता है, अगर ये पिक्चर आगे भी चलती है, इसी लाइंस पे चलती है, तो ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय होगा। तो इस डेटा पर ज़रा आप जो है ध्यान रखें। और ऐसा होने का कारण क्या है, क्यों पिछले 1 महीने में जो है हमारे मार्केट्स जो हैं कंपैरेटिवली चाइना के मार्केट से भी बुरा परफॉर्म कर रहे हैं और यूरोप से भी बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह क्या है कि हमारे मार्केट्स जो हैं ज़्यादा नहीं गिरे हैं, वहाँ के मार्केट्स जो हैं काफ़ी गिर चुके हैं इंडियन मार्केट्स के कंपैरिजन में। तो वहाँ पर उन्हें लगता है कि स्टॉक्स चीप हैं, इंडिया में उन्हें लगता है कि स्टॉक्स महंगे हैं, और साथ में करेंसी का रिस्क भी है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारी करेंसी वीक हो रही है। अभी रुपया 83 के ऊपर के आसपास चल रहा है, और ये रुपया वीक होने की वजह से एफपीआईज एफआईआईज की जो रिटर्न होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसे उन्हें डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये एक बड़ा रीज़न है। एफआईआईज जो है इन हमारे मार्केट्स में सेल करके उन मार्केट्स में बाइंग कर रहे हैं। तो दोस्तों अब 2023 का मार्केट कैसा होगा? तो काफ़ी एनालिस्ट लोग का ये मानना है कि 2023 में हमें मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और उसकी वजह क्या है कि जो फेड का सोचना है और मार्केट का सोचना है उसमें एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है। फेड का ये मानना है कि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, हमें इन्फ्लेशन को गिराना है, इंटरेस्ट रेट्स को हाई रखना है। वही मार्केट का ऐसा मानना है कि कोई खास अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले नहीं है। मार्केट ऐसा क्यों सोचता है? इसकी वजह है कि ऑलरेडी फेड ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। इस वक्त यूएस में अगर आप देखिए 4.25% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है और मैक्सिमम जो है 5.5 तक जा सकता है, यानी कि करीब 1.5% का और जो है राइज फेड को करना है। तो मार्केट इसीलिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव जोन में है कि जितना बढ़ना था बढ़ गया, अब थोड़ा बहुत ही बढ़त होगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली है कि बेशक फेड जो है अगले साल इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाए, लेकिन हो सकता है वो इन हाई इंटरेस्ट रेट्स को कंटिन्यू करे, जो कि जो है बिजनेसेस को और मार्केट्स को जो है ब्लीड कर सकता है। और ऐसा क्यों है कि अगर आप इन्फ्लेशन देखिए तो यूएस में इस वक्त 7% है, काफ़ी हाई लेवल पर है, और जो उसका टारगेट है 2% है। तो ये 7% से 2% कोई 2-3 महीने में नहीं आने वाला है। तो 2 थॉट्स हैं। एक थॉट का ये मानना है कि यूएस में जो है कुछ बुरा नहीं होगा, रिसेशन नहीं आएगा, सॉफ्ट लैंडिंग होगी, यानी कि जो है इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा और रिसेशन भी नहीं आएगा। और दूसरा जो थॉट ये है कि बिना रिसेशन आए जो है, तो इन कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स की वजह से जो है मार्केट में वोलेटाइल बनी रहेगी, क्योंकि एक खेमा जो है हाईली बुलिश रहेगा और एक खेमा जो है काफ़ी ज़्यादा बेरिश रहेगा। तो इस वजह से हमें 2023 में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, स्पेशली जो मिड ऑफ 2023 तक हमें ऐसा मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। तो अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें दोस्तों, तो इस वक्त जो है काफ़ी सारे रिस्क मार्केट के सामने खड़े हुए हैं, जैसे कि कोविड का फ्रेश आउटब्रेक है और वॉर का डेंजर है, और साथ में इन्फ्लेशन का खतरा तो बना ही हुआ है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव ट्रिगर्स की बात करें तो वहाँ पर कुछ खास हमें नहीं दिख रहा है। अगर आपकी नज़र में इंडियन मार्केट्स के लिए कुछ पॉजिटिव्स हैं तो ज़रूर शेयर करिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों। मैं जल्दी आऊँगा एक और नए वीडियो के साथ।